खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर के साथ जबलपुर से, जो कि सामने आ रही है। कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस ने की दस्तक। जबलपुर में ब्लैक फंगस के मामले आए सामने। सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज मिले। ब्लैक फंगस बीमारी से एक मरीज की मौत। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कोरोना महामारी के बीच अब देश में ब्लैक फंगस से भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। जबलपुर में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज मिले हैं और इस दौरान एक मरीज की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। तो प्रदेश में लगातार नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में जबलपुर में नकली इंजेक्शन में लिप्त आरोपित शरबजीत सिंह मोखा को पुलिस ने सिटी अस्पताल से गिरफ्तार किया। बता दें आपको कि नकली इंजेक्शन का मामला जब से शहर में उठा तब से ही मोखा पुलिस और प्रशासन को बीमारी का बहाना बनाकर गुमराह किया जा रहा था। इस दौरान बीते दिन शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में साफ कह दिया था कि नकली और कालाबाजारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि पुलिस ने आज आनन फानन में सिटी अस्पताल के डायरेक्टर शरबजीत सिंह मोखा को गिरफ्तार कर लिया, जहां उनको सीधे ओमती थाना ले जाया गया और फिलहाल पुलिस की माने तो उनसे पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से हम आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर ये मामला और ज़्यादा मध्य प्रदेश में तूल पकड़ता दिख रहा है। फिलहाल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोगों को गुजरात पुलिस से पता चला कि यहाँ जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन आए थे। गुजरात पुलिस सपन जैन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेकर गई है। उसके बाद हम लोग इसकी तह में गए तो ये पता चला है कि इसमें सिटी हॉस्पिटल के संचालक शरबजीत सिंह मोखा का हाथ है और उनके जो मेडिकल स्टोर के काम करते थे देवेश चौरसिया, इनका हाथ है। तो इसकी पूरी जांच की जा रही है। हमने प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसमें गैर इरादतन हत्या के प्रयास, नकली दवाई का उपयोग और लोगों के साथ छल करना, आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम सबकी धाराएं लगाई गई है और देवेश चौरसिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। शरबजीत सिंह मोखा के बारे में खबर मिली है कि वो सिटी अस्पताल में एडमिट है। वहाँ हमने पहरा लगा रखा है और आगे फॉर्मल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप में इंसानियत अभी जिंदा है तो ऊपर वाला भी आप पर रहमत करता है। ये वाकया सही साबित होता है उज्जैन की रहने वाली कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नूरी खां के लिए, जिन्होंने इंसानियत की मिसाल कायम कर उज्जैन में एक कोरोना योद्धा बनकर शिक्षक की हालत बिगड़ने पर सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल में खुद एम्बुलेंस चालक चलाकर अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया और इंसानियत की मिसाल पेश की। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खां ने एम्बुलेंस तो मिला था, लेकिन एम्बुलेंस चालक ड्राइवर मौजूद नहीं था, जिसके बाद उन्होंने खुद एम्बुलेंस चलाकर एक शिक्षक को, जो कि काफ़ी गंभीर थे, उन्हें एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया ताकि उनकी जान बच सके। इस दौरान नूरी खां ने इंसानियत की मिसाल भी पेश की है। मिसाल कायम कर उज्जैन में एक कोरोना योद्धा बनकर शिक्षक की हालत बिगड़ने पर सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल वो खुद एम्बुलेंस चलाकर आई, जिसके बाद उन्हें इस अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस दौरान नूरी खां ने इंसानियत की मिसाल पेश की। तो अनूपपुर नगर में ट्रांसपोर्टर के लगभग 200 ट्रकों के संचालन के खेल में एक बात गौर करने वाली है कि लगभग सभी गाड़ियों के अंतिम नंबर 77 हैं, जो कि इस खेल में अपना खास रोल अदा करता है। एक ही नंबर की गाड़ियों का पूरा फायदा उठाते हुए ट्रांसपोर्टर अपनी उपयोगिता के हिसाब से कभी रोड सेल में चलाते हैं तो कभी कोलियॉट से साइकिलिंग के साथ कोल्ड्री प्रबंधन से साठगांठ कर अपने काले कारनामों को अंजाम देते हैं, जबकि नियमित रोड सेल की गाड़ियों में रोड सेल और यार्ड से
साइडिंग के बीच चलने वाली गाड़ियों में टिम्बर फॉर साइडिंग अंकित कराना अनिवार्य होता है, लेकिन इनकी गाड़ी में कुछ भी ऐसा अंकित नहीं किया गया इन्हें कोयला के गोलमाल करने में आसानी होती है। आपको बता दें कि कॉलरी प्रबंधन और परिवहन विभाग की मिलीभगत से ये अपने कोयले के काले खेल को अंजाम देते हैं और बिना रजिस्ट्रेशन फिटनेस बीमा के इनका वाहन यमदूत बंद सड़कों और खदानों में दौड़ रहा है, जिस वजह से कोई भी राहगीर असमय ही काल के साए में समा जाता है। तो मेहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विधायक नारायण त्रिपाठी ने लिखा सीएम को पत्र। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए व्यवस्थाएं जुटाने को लेकर अपील की गई। ब्लैक फंगस बीमारी से निपटने के लिए जरूरी उपाय किए जाने का आग्रह किया गया। मेहर में भी ब्लैक फंगस का मरीज पाया गया है। तो ब्लैक फंगस के मामले पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मेहर में भी एक ब्लैक फंगस का मरीज सामने आया है, जिसके बाद विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम को पत्र लिखा है। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए व्यवस्थाएं जुटाने की इस पत्र में मांग की गई। ब्लैक फंगस बीमारी से निपटने के लिए जरूरी उपाय किए जाने का उन्होंने आग्रह किया। मेहर में भी ब्लैक फंगस का मामला सामने आया। तो मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के ग्रामीण अंचलों में कोरोना के खतरे को देखते हुए जिले के कलेक्टर सोमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में एसडीएम ने कोरोना से निपटने का मॉडल तैयार किया। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की पहचान करने के लिए कलेक्टर ने एक सर्वे टीम बनाई, जो गांव-गांव जाकर सर्दी जुकाम बुखार वाले मरीजों को चिन्हित करती है और उन्हें मेडिकल किट भी देती है। साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जाता है। मेरे गांव में 80 घर है और 720 की जनसंख्या है। उसमें हमको 5 घर ऐसे मिले जहाँ पर सर्दी खांसी बुखार वाले मरीज मिले। उनको हमने 5 किट अभी दवाई दे दी है, एक घर में 1 किट समझाइश भी दी है उनको। मतलब ये किट खाने से अगर ये कीटाणु भी होंगे तो इससे ख़त्म हो जाएगी इस दवाई से और आगे ये बीमारी फैलेगी नहीं। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आए थे जिन्होंने हमें ये किट दी है और समझाइश दी कि सर्दी खांसी बुखार और सिर दर्द ये हो तो ये लेना है। ये घर घर सर्वे किया है इन्होंने। 11 दिन में हमने पूरा एकदम गांव का सर्वे भी कर लिया। लगभग 33,000 पॉपुलेशन गांव कवर कर लिए, घर कवर कर लिए, जिसमें 1,74,000 लगभग पॉपुलेशन अपने ब्लॉक की कवर हो गई ग्रामीण अंचल की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही, जिसमें 1657 लोग अपने चिन्हित करिए जो संदिग्ध थे और हमने ये देखा कि उसमें बहुत अच्छे परिणाम आए। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में विजिट करने गया, उन तक मेडिकल किट भी पहुंच गई हैं। मैंने 10 मेडिकल किट उन्हें रिजर्व स्टॉक के रूप में भी दे दी हैं। इससे बहुत अच्छा पाया जमला कि जो घर में बीमारी थी, हर घर में कोई व्यक्ति बीमार था, लेकिन वो अब कम से कम ये है कि रिकवर की स्थिति में और इसके अच्छे रिजल्ट मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते में और अच्छा दे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर में शहर के 12 दिन में तैयार हुए माधव सृष्टि कोविड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन मंगलवार को हो गया। इस मौके पर मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर और संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान प्रकल्प संयोजक गोपाल गोयल ने कहा कि मरीजों की भर्ती सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक की जाएगी। कमेटी सदस्य और सी अभय शर्मा ने कहा कि 108 बेड की क्षमता वाले इस सेंटर में 48 बेड ऑक्सीजन वाले और 48 बेड नॉन ऑक्सीजन के साथ साथ 12 बेड डे केयर के लिए रखे गए हैं। इस कोविड में, इस कोरोना में ये मध्य प्रदेश नहीं, पूरा राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। ऐसे समय सेवा भारती द्वारा एक सेवा का पवित्र काम, ऐतिहासिक काम, ये संजीवनी का काम करेगा। कोविड केयर सेंटर 108 48 ऑक्सीजन के हैं और मैं तो यहाँ के विधायक जी को, रमेश जी को थोड़ी किल्लत आ रही थी, थोड़ा, क्योंकि आपको पता है थोड़ी ऑक्सीजन की कमी थी। अब ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में पर्याप्त है। तो मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी में जहां कोरोना को लेकर पूरे जगह शासन प्रशासन सख्त रवैया अपनाए हुए है, तो वहीं सरकार के मुख्यमंत्री अधिकारीगण अवैध कामों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं और ऐसे कार्य करने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई और शिकंजा कसने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। मगर सागर जिले के देवरी क्षेत्र में लॉकडाउन की आड़ में खनन माफिया जोरों से खुलेआम अवैध उत्खनन
करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि देवरी की जोगर सलैया ग्राम के समीप बिजली प्लांट के पीछे सरकारी भटार की कंपनी के ठेकेदार दीपक सिंह राजपूत ने भाजपा के एक मंत्री की आड़ में खुलेआम अवैध उत्खनन किया, मगर प्रशासन को जानकारी देने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो रतलाम जिले के आलोट में स्थित दशहरा मैदान गंगा माता मंदिर पर बने बजरंगबली मंदिर में मोहल्ले वालों ने सबकी सहमति से हनुमान जी का हवन कराया और कामना की कि देश में फैल रही कोरोना की महामारी जल्दी से खत्म हो जाए। आपको बता दें कि गोठड़ा माता जी की भविष्यवाणी के अनुसार गांव-गांव में हनुमान जी का यज्ञ किया जा रहा है और उसी के तहत भी आलोट नगर में वार्ड क्रमांक 6 में गोवर्धन लाल संघी और सहयोगियों के द्वारा हनुमान जी का हवन कराया गया और प्रसाद भी बांटा गया। इस मौके पर नगर के एवं युवाओं ने सोशल डिस्टेंस के साथ आयोजन को सफल बनाया। तो कोरोना महामारी को लेकर अब दवाओं के बाद दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश के रतलाम से। रतलाम में हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई है और कोरोना को खत्म करने की लोगों ने भगवान से दुआ की है। ये पूरा नज़ारा मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां हनुमान जी का हवन पूजन किया गया, बाद में प्रसाद भी बांटा गया है। इस मौके पर नगर के युवाओं ने सोशल डिस्टेंस के साथ पूरे आयोजन को सफल बनाया। हमारे मोहल्ले में स्थित दशहरा मैदान में हनुमान जी महाराज का मंदिर है, वहाँ पे हमने हवन करवाया। माँ गोठड़ा वाली माता जी ने भविष्यवाणी करी थी, इसलिए हमने भी हवन करवाया वार्ड नंबर 6 में गोवर्धन लाल रांगी। ये जो कोरोना संक्रमण जो चल रहा है, कोरोना की महामारी, इसके लिए करवाया। यहाँ पर जैसा कि गोठड़ा वाले माता जी की हर वर्ष भविष्यवाणी होती है, तो इस वर्ष भी भविष्यवाणी में बताया गया है कि ग्राम को खाली करके ग्राम के जो देवता रहते हैं, खेड़े देवता जिसको बोलते हैं, खेड़ापति हनुमान, खेड़ापति माता जी, उनका अभिषेक पूजन करके जो वहाँ का अभिषेक का जल है उसको पूरे गांव में छिड़काव करना है, वहाँ पर हवन करना है, पूरे गांव को खाली रखना है सुबह से, और पूजन पाठ इत्यादि करने के बाद शाम को संध्याकालीन 7-8 बजे करीब पुनः गांव में प्रवेश करना है। तो जैसा कि गोठड़ा वाला माता जी ने बताया था, उसी हिसाब से यहाँ पर भी आज दशहरा मैदान स्थित गंगा माता के होटल के समीपस्थ हनुमान जी महाराज के यहाँ पर प्रातःकाल भगवान हनुमान जी महाराज का रुद्राष्टाध्याय से अभिषेक किया गया। उसके पश्चात हनुमान सहस्त्र नामावली द्वारा हवन। तो गुना के बमौरी विधानसभा में कोरोना संक्रमण के चलते पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया हर थाने में गरीबों को खाने के पैकेट का प्रतिदिन वितरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि सभी थानों से प्रतिदिन लॉकडाउन के चलते जिन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है, उनके लिए पके भोजन का प्रबंध कराया गया है। मंत्री श्री सिसोदिया ने कहा है कि प्रतिदिन 500 पैकेट भोजन गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को थाने में बांटे जाते हैं। ये नवाचार है कि प्रत्येक थाने में करीब 500 पैकेट प्रतिदिन के हिसाब से बांटे जाएंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, क्योंकि उनको खाने की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये नवाचार हमने प्रारंभ किया है। साथ ही आज हमने जिन क्षेत्रों का दौरा किया तो मुझे खुशी इस बात की कि पूरी जनता ने जनता कर्फ्यू लागू किया हुआ है और क्षेत्र में कहीं भी ऐसा वातावरण हमको देखने को नहीं मिला जहाँ पे कर्फ्यू का कोई उल्लंघन होता हो। बहुत अच्छा कर्फ्यू जनता ने लगाया है और इसके लिए मैं बमौरी क्षेत्र की सभी जनताओं को और जनप्रतिनिधियों को, पत्रकार बंधुओं को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। तो दमोह में भाजपा महामंत्री रमन खत्री और कपिल सोनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा पूर्व वित्तीय मंत्री जयंत मल्या की नोटिस और सिद्धार्थ माल्या और सभी 5 मंडल अध्यक्षों पर निलंबन को लेकर प्रेस वार्ता की गई। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह के चुनाव हार जाने पर राहुल सिंह ने हार का ठीकरा सीधा जयंत
मल्या के सर पर फोड़ा, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काफी ठेस पहुंची। इस उपचुनाव में सिद्धार्थ मल्या, जो कि जयंत मल्या के पुत्र हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की मंशा बना रहे थे, लेकिन मल्या ने संगठन के निर्णय को माना और चुनाव न लड़कर भाजपा के उम्मीदवार के लिए ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम किया। उन्होंने दमोह की जनता के साथ विश्वासघात किया और वो आज दूसरों पर विश्वासघाती होने का आरोप लगा रही है। तो जिले की सिवनी मालवा के शासकीय अस्पताल में सभी नर्स कोविड वार्ड में अपने मरीजों के लिए दिन रात सेवा कर उन्हें स्वस्थ कर रही हैं। आपको बता दें कि नर्स वर्तमान स्थिति में डॉक्टर की पूरक मानी जा रही है और साथ ही नर्स मरीजों को मानसिक तनाव ना हो, इसके लिए उन्हें मोटिवेट भी कर रही हैं। गीत संगीत के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। हम चैनल के माध्यम से ऐसी सभी सेवाभावी नर्सों को सैल्यूट करते हैं। कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी महामारी है जो विदेश में, देश में सभी जगह फैली हुई। इससे सभी लोग जूझ रहे हैं। मेरी लोगों से, हम नर्सिंग स्टाफ की, हेल्थ स्टाफ की तरफ से मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि सभी घर में रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और घर में ही रहकर अपना ट्रीटमेंट करें। तो मुरैना वन विभाग की टीम से बचने के लिए भागने के फेर में हाईवे पर पलटा ट्रैक्टर ट्रॉली का थाने में रखने पर भी वन विभाग और सिविल लाइन थाना आमने सामने आ गए। हाईवे पर पलटी हुई ट्रक को सीधा करने के लिए वन विभाग की टीम ट्रैक्टर ट्रॉली को सिविल लाइन थाने लेकर आ गई। वन विभाग के अधीक्षक का आरोप है कि जब वो ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस की सपुर्दगी में देने और कार्रवाई करवाने आई तो पुलिस ने उनका कोई भी सहयोग नहीं किया। थाना प्रभारी ने कार्रवाई में मदद नहीं की और साथ ही सिविल लाइन के एससीएम हेड कांस्टेबल देवेंद्र शर्मा के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं कि थाना परिसर में ट्रैक्टर ट्रॉली रखने पर वन विभाग के कर्मचारियों पर ही एफआईआर की धमकी दे दी गई। अधीक्षिका ने यह भी कहा कि वो इस बात की शिकायत डीएफओ और अन्य वरिष्ठ अफसरों से भी कर चुकी है कि पत्थर और रेत माफिया पर कार्रवाई में सिविल लाइन पुलिस मदद नहीं करती। थाने के थाना प्रभारी मना कर रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, और जबकि ये ट्रैक्टर की स्थिति इतनी खराब है कि बड़े मुश्किल से यहाँ लाया गया है, ये चल भी नहीं पा रही है ट्रैक्टर। उसके बाद भी ये लोग, पुलिस का स्टाफ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। सिविल लाइन वन विभाग पे भी मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहा था अगर यहाँ जबरदस्ती रखता है तो। जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारे छोटे स्टाफ को धमकी दे रहा था मेरे सामने, उनका हेड कांस्टेबल। तो आप वन विभाग इसको किस तरह से लेगा, क्या अभी क्या मैंने डीएफओ साहब को सूचित कर दिया है और मैं इसको लिखित में एक प्रतिवेदन बना के मैं इनके खिलाफ प्रतिवेदन। तो अगली बड़ी खबर मुरैना से सामने आ रही है, जहां अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस पर प्राणघातक हमला। महिलाओं और पुरुषों ने किया लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से प्रहार। जान बचाकर भागा पुलिस, लेकिन पीछे भी किया गया पथराव। एएसआई नाथू सिंह को जान से मारने के लिए किया कुल्हाड़ी से प्रहार। पुलिस ने 9 पुरुष और 7 महिलाओं पर किया मामला दर्ज। दोस्तों की बड़ी और अहम खबर हम आपको मुरैना से बता रही हैं, जहां अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस पर जानलेवा हमला किया है। महिलाओं और पुरुषों ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से पुलिस वालों पर हमला किया। जान बचाकर पुलिस वाले भागे, लेकिन भागते समय भी पुलिस के पीछे भी प्रहार किया गया। एएसआई नाथू सिंह को जान से मारने के लिए कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया। पुलिस ने इस दौरान 9 पुरुष और 7 महिलाओं पर मामला दर्ज किया। तो ग्वालियर में प्रेम प्रसंग में युवक ने की युवती की हत्या। नीलम राजपूत नामक युवती की गला घोटकर की गई हत्या। प्रेमी युवक ने अपनी दुकान में बुलाकर की युवती की हत्या। अजय तोमर नामक युवक ने युवती की हत्या की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। मुरार थाना क्षेत्र का पूरा मामला। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ग्वालियर से सामने आ रही है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने युवती की हत्या कर दी। नीलम राजपूत नाम के युवती की हत्या की उसके प्रेमी ने ही अपनी दुकान में बुलाकर फिर गला रेतकर निर्मल तरीके से हत्या की। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला ग्वालियर मुरार थाना क्षेत्र का।
तो इंदौर के लवकुश चौराहे पर टोल नाके के बीच दो कारों की आमने सामने में भिड़ंत हो गई, जहां इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार से एक युवक गांधीनगर से विजयनगर स्थित एक अस्पताल में पिता के भर्ती होने के कारण परिजनों के लिए खाना लेकर जा रहा था। तभी MR ट्रेन रोड स्थित 2 युवक कार से रॉन्ग साइड से घुसे और कार को सामने से टक्कर मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। क्या हादसा हुआ है, ये क्या हुआ था? ये दोनों कार वाले उधर से रॉन्ग साइड से आ रहे थे और ये भैया जो एक ये अल्टो से है तो ये सही साइड आ रहे थे। ये दोनों रॉन्ग साइड से आ रहे थे तो ये घुस गए उसके अंदर और ये दोनों ड्रिंक करे हुए थे भयंकर। ये कौन सा स्थान और कितनी बजे की घटना है और कितने लोग? ये अपने लवकुश चौराहे से अपने अरविंदो अपने लवकुश चौराहे से जाने विजयनगर जाने वाले रोड पे। तो देवास पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि चौकीदार की सूचना पर पुलिस खेत से नरकंगाल को बरामद किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों से मनोवैज्ञानिक तरीके से गंभीरता से पूछताछ की, जिसके बाद आरोपियों ने पूछताछ के दौरान हत्या की बात को कबूल लिया। मृतक रोहित भिलाला ने आरोपियों से शराब पीकर गाली गलौज करते हुए बबलू की पत्नी के साथ छेड़खानी की थी। इसके चलते ही आरोपियों ने रोहित की हत्या कर दी और उसे ले जाकर एक सुनसान खेत में फेंक दिया। बरोठा थाना प्रभारी ने आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया। जब मामले की जांच की गई तो जांच दौरान ये बात सामने आई कि रोहित बिलाला को दिनांक 4 मई को एक बबलू पिता रमेश बिलाला एवं लाखन पिता मनोहर ढोली के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल पर ग्राम छियाना से बिठा करके टिनोनिया लेकर आए और यहाँ शराब पिला करके और उसको डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करके उसको खेत में शव फेंक दिया। तो बुरहानपुर के पास ग्राम चौखंजिया में 2 साल पहले एक बांध का निर्माण किया गया था, जिसमें कई किसानों की जमीन शामिल थी। बता दें आपको कि कुछ किसानों को मुआवजा मिल चुका है और किसानों का भ्रष्टाचारी के नाम पर राशि निकाली गई। फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के किस व्यक्ति ने पैसा निकाला, इस बात का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, जिसमें अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी और खनकार तहसीलदार संजय वाघमारे ने गांव चौखंजिया में मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों का पंचनामा बनाया और अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी ने कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का हम आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां 2 साल पहले एक बांध का निर्माण किया गया था और इस बांध के निर्माण में कई किसानों की जमीन शामिल थी। कुछ किसानों को मुआवजा मिल गया, लेकिन कुछ किसानों का भ्रष्टाचारी के नाम पर राशि निकाल ली गई। फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर किस व्यक्ति ने पैसा निकाला, फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस घटना के बाद अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी और खनकार तहसीलदार संजय वाघमारे ने गांव का दौरा किया, गांव पहुंचे, किसानों से पूछताछ की गई और इस दौरान उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई, जो भी आरोपी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें भी हम तो नहीं शिकायत किया, लेकिन जैसे कि जो हकदार थे इस जमीन के, जो वास्तविक में हकदार जो जमीन के मुआवजा के मालिक, उनको हम बताए कि भाई आपके पैसे निकल गया है, आपके आधार कार्ड सारे कागजात डुप्लीकेट लगा है और आप लोगों का पैसे निकाल लिया गया है। इनको चेतावनी किया, फिर इन लोग गए और फिर शिकायत दर्ज किया है। अभी अधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आश्वासन तो दे रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन होता है या नहीं होता है उस हिसाब से हमको मालूम पड़ा है। देखिए, इस प्रकार की एक शिकायत एसडीएम साहब को प्राप्त हुई थी। इवन सबसे पहले मेरे पास आई थी और मैंने एसडीएम को बताया था कि उसमें प्रारंभिक तौर पे जांच करके देखो कि क्या सच्चाई है। एसडीएम ने जब प्रारंभिक जांच की तो उसमें कुछ सत्यता मिली कि जो खसरा क्रमांक 190 और 194 उनकी जो भूमि गई है, उनका मुआवजा राशि आज से करीब जुलाई की बात है, पिछले साल जुलाई में वितरित की गई, किंतु वितरण मूल भूमि स्वामी को न करते हुए किसी और को चला गया। तो देवास जिले के मंडल बागली के उदयनगर में 5 साल का बच्चा अपनी दादी के साथ अपने खेत पर पानी
एक चापरी के बाहर सोया हुआ था। उसी दौरान रविवार देर रात को जंगली जानवर बच्चे को उठाकर ले गया, जिसके बाद बच्चे की दादी के शोर मचाने के बाद परिजनों ने इसकी जानकारी वन विभाग और पुलिस को दी। रात में सर्चिंग की गई, लेकिन अंधेरा होने के कारण बच्चे को नहीं ढूंढ पाया गया। आपको बता दें कि सुबह वन विभाग, पुलिस और इंदौर की डॉग स्क्वाड के द्वारा सर्चिंग करने पर घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे बच्चे का सर मिला। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संभवतः तेंदुए ने बच्चे का शिकार किया होगा। घटना के बाद वन विभाग ने आसपास के गांव में मुनादी कराकर गांव वालों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी। मध्य प्रदेश के देवास का हम आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां देवास में एक 5 साल के मासूम को आशंका है कि एक तेंदुए ने अपना शिकार बनाया, क्योंकि बच्चे का सिर अगले सुबह घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे बरामद किया गया। बच्चा अपनी दादी के साथ खेत में सोया हुआ था, लेकिन तभी जंगली जानवर उसे अपने साथ लेके चला गया और बच्चे को अपना निवाला बनाया। अगले दिन सुबह बच्चे का सिर बरामद हुआ। 5 साल के बच्चे को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला हम आपको मध्य प्रदेश के देवास से बता रहे हैं। उदयनगर परिक्षेत्र अंतर्गत हीरापुर गांव है, जहाँ पे गुलजारी कामट वाले एरिया में जंगल से लगी हुई सीमा पर एक खेत है। खेत पर बच्चा जो जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 साल रही है, उसका नाम है मनीष, पिता मनोज, जाति मानकर। ये अपनी दादी के साथ सो रहा था और लगभग रात्रि 11 से 12 बजे के बीच में एक वन्य प्राणी द्वारा बच्चे को उठा ले जाया गया। चूँकि रात्रि में अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, तो यह इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि बच्चे को तेंदुआ ले गया है या फिर लक्कड़बग्गा। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।